नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपके साथ यूरोप के पुनर्गठन पर चर्चा की थी तथा यह बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की स्थिति किस प्रकार की थी तथा यूरोप को उस समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको पश्चिमी यूरोप के आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन या एकीकरण के संबंध में बताऊंगी। पश्चिमी यूरोप के आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण में कई सिद्धांतों और कई संस्थाओं का योगदान है। इसमें सबसे पहला नाम ट्रूमैन सिद्धांत का आता है। यह सिद्धांत उस भाषण का अंग था जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को टर्की और यूनान की सैनिक व आर्थिक सहायता के लिए $40 करोड़ की मांग रखते हुए अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष दिया था। ट्रूमैन ने यह निर्णय इसलिए किया कि इन देशों को आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद के प्रसार को यूरोप में सीमित किया जा सके। ट्रूमैन सिद्धांत के अलावा इस संदर्भ में बेनिलेक्स भी महत्वपूर्ण है। बेनिलेक्स संघ बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच सितंबर 1944 में हुए समझौते का परिणाम था। मार्च 1947 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और 1 जनवरी 1948 से इसे लागू किया गया। इसके अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों ने अपने बीच चुंगी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया और आयात पर एक समान टैरिफ कार्यक्रम की स्थापना की। इसका अंतिम लक्ष्य एक पूर्ण आर्थिक संघ का निर्माण बताया गया। इसके अतिरिक्त मार्शल योजना भी पश्चिम यूरोप के आर्थिक और सामाजिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। अमेरिका के सामने मुख्य समस्या यह थी कि युद्ध से विध्वस्त यूरोप का पुनर्निर्माण करके उसे साम्यवाद से कैसे बचाया जाए। अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल ने स्थिति को समझकर इस बात पर बल दिया कि यदि तुरंत यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न नहीं किया गया तो वो साम्यवादी हो जाएगा। 5 जून 1947 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के समक्ष दिए गए अपने भाषण में उन्होंने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। इसी आधार पर भुखमरी, गरीबी, निराशा एवं अव्यवस्था का सामना करने के लिए मार्शल योजना का निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत अमेरिका ने 4 वर्ष की अवधि 1948 से 1952 के लिए पश्चिम यूरोप के 16 देशों में लगभग $11 मिलियन की सहायता की। इसके बाद नाम आता है यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन का। 1948 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग का संगठन पश्चिमी यूरोप के आर्थिक एकीकरण की दिशा में सर्वाधिक ठोस प्रयास माना जा सकता है। इसका निर्माण मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपियन राष्ट्रों को मिलने वाली सहायता को व्यवहार में लाने के संबंध में किया गया था। इसका मुख्य संबंध यूरोप के सामान्य व्यवहार, आर्थिक विकास तथा अंतः यूरोपियन वित्त व्यवस्था से है। पश्चिमी यूरोप के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा आर्थिक सहयोग और विकास के संगठन ने भी यूरोप के आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण में अपना योगदान दिया। 1961 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन के स्थान पर एक नई संस्था अस्तित्व में आई जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है। ये नाम परिवर्तन स्थिति और कार्यों में परिवर्तन का परिचायक है। अब अमेरिका और कनाडा इसके पूर्व सदस्य मान लिए गए, जिससे यह विशुद्ध यूरोपियन संगठन नहीं रहा। इसके 30 सदस्य देश हैं। इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों में उच्चतम आर्थिक विकास तथा रोजगार की व्यवस्था करना, जीवन यापन के स्तर को उन्नत करना, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होना, सदस्य देशों में तथा अन्य देशों में स्वस्थ आर्थिक विकास और विस्तार में सहयोग देना, विश्व व्यापार के ऐसे विस्तार में सहयोग देना जो बहुपक्षीय हों तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार तथा कोई विशेष भेदभाव न करने वाले हों। अब आता है यूरोपियन
अदायगी संघ का महत्व, यह भी यूरोप के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस संस्था का निर्माण सितंबर 1950 में हुआ। इसका उद्देश्य अंतः यूरोपियन व्यापार को सुविधाजनक बनाना था। यह अपने सदस्य राज्यों में एक की कमाई को दूसरे देश में ऋण अदा करने के लिए सुलभ बनाने की व्यवस्था करता है। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अदायगियों के भुगतान में बड़ी सहायता की। यूरोप की परिषद भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रही। 1948 में 26 यूरोपीय देशों के 1000 प्रभावशाली नागरिक यूरोप कांग्रेस के नाम पर यूरोप में एकत्रित हुए और संयुक्त यूरोप और यूरोपियन विधानसभा की स्थापना का आह्वान किया। पहले ब्रुसेल्स संधि संगठन ने और बाद में राजदूतों के सम्मेलन ने इस प्रस्ताव की जांच की, जो यूरोप परिषद का आधार बना और 21 सदस्यों की यह परिषद यूरोप के जनतंत्रों का विशालतम संगठन बना। यूरोपियन परिषद की स्थापना 5 मई 1949 को यूरोपियन एकता के आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई। इसके सदस्य शुरू में 3 बेनिलक्स देश तथा फ्रांस, आयरलैंड, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और ग्रेट ब्रिटेन थे। बाद में ग्रीस, टर्की, आयरलैंड, जर्मन फेडरल रिपब्लिक तथा सार प्रदेश भी इसके सदस्य बन गए। इस संगठन के 2 अंग थे, पहला विमर्श सभा और दूसरा मंत्री समिति। इसके अलावा यूरोप के एकीकरण में यूरोपियन कोयला तथा इस्पात समुदाय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संगठन की स्थापना 10 अगस्त 1952 को हुई। मई 1950 में फ्रेंच विदेश मंत्री शूमेन ने यह प्रस्ताव रखा, जिसमें यह कहा गया कि फ्रांस और जर्मनी अपने कोयले और इस्पात के उत्पादन को किसी एक संगठन के सुपुर्द कर दें, जिसमें अन्य देशों को भी शामिल होने की स्वतंत्रता हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 6 राज्यों ने 18 अप्रैल 1951 को इस आशय की संधि पर हस्ताक्षर किए, जो 25 जुलाई 1952 को कार्यान्वित हुई। इस समुदाय की कार्यपालिका शक्तियां एक उच्च सत्ता में निहित की गईं। इस सत्ता ने 10 अगस्त 1952 से कार्य करना आरंभ किया। इस समुदाय ने यूरोप के आर्थिक एकीकरण में विशेष भाग लिया तथा इस्पात के उत्पादन में विशेष सफलता प्राप्त की। यूरोपियन आणविक शक्ति समुदाय भी इस कड़ी में महत्वपूर्ण है। इस समुदाय का निर्माण 25 मार्च 1957 में रोम में हुई संधि के अनुसार 1958 में किया गया। इसका उद्देश्य यूरोप के 6 राज्यों बेल्जियम, फ्रांस, संघीय जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग तथा नीदरलैंड्स में शांतिपूर्ण प्रयोजनों एवं आणविक शक्ति के विकास के लिए सामान्य प्रयत्न करना है। इसके अलावा यूरोप के एकीकरण में जिस संघ का महत्व है वह है यूरोपियन संघ। मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ। तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी नीतियों में बहुत परिवर्तन भी आए हैं। फरवरी 1992 में मैस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जो एकीकृत यूरोप और यूरोपियन संघ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1993 में इस संधि के द्वारा इसके आधुनिक और वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गई। दिसंबर 2007 में लिस्बन समझौता हुआ, जिसके द्वारा 1 जनवरी 2008 से इसमें व्यापक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की गई। यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों को एक एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है। इसके कानून सभी राष्ट्रों पर लागू होते हैं। यह सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों के लिए 4 तरह की स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करता है: लोगों, सामान, सेवाएं एवं पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान।
संघ सभी राष्ट्रों के लिए एक ही प्रकार की व्यापार और क्षेत्रीय विकास की नीति पर अमल करता है। 1999 में यूरोपीय संघ ने साझी मुद्रा यूरो का आरंभ किया, जिसे 15 सदस्य देशों ने अपनाया। संघ ने साझी विदेश सुरक्षा और न्याय नीति की घोषणा भी की। सदस्य राष्ट्रों के बीच श्लेगन संधि के तहत पासपोर्ट नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया। यूरोपीय संघ समूह 8 संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व व्यापार संगठन में अपने सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय संघ के 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण संस्थानों में यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन संसद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय न्यायालय एवं यूरोपीय सेंट्रल बैंक इत्यादि शामिल हैं। यूरोपीय संघ के नागरिक हर 5 वर्ष में अपनी संसदीय व्यवस्था के सदस्यों को चुनते हैं। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार बच्चों, पश्चिमी यूरोप के आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण में अनेक योजनाओं और संगठनों का योगदान है। इस व्याख्यान में आज बस इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपसे यूरोप के एकीकरण के संबंध में किसी अन्य पक्ष पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।